अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल नंबर 1.1 पहला न्यूमेरिकल है। एस्ट्रोनॉमर्स यूजुअली मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस इन लाइट ईयर्स। मतलब देखें ना, आप डिस्टेंस का क्या यूनिट लेते हैं? आप नॉर्मली मीटर ले लेते हैं या समटाइम्स किलोमीटर ले लेते हैं ना, लेकिन जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं ना, खला वाले, वो लाइट ईयर्स में मेजर करेंगे। ठीक है, अब 1 लाइट ईयर की क्या डेफिनेशन है, ये सवाल और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, मतलब शॉर्ट और एमसीक्यूज आपने पढ़ लेनी। 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस। देखें, आप ईयर को देखें ना, तो ईयर का जो यूनिट है वो टाइम का है। जैसे टाइम का सेकंड है, मिनट है, मंथ है, ये सारे ईयर जो है वो भी टाइम का यूनिट है। लेकिन लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। सिंपल सी बात है, वो फासला जो रोशनी 1 साल में कवर करेगी, उस फासले को, डिस्टेंस को लाइट ईयर कहते हैं। बहरहाल, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸। अब स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास गिवन है v इक्वल्स टू 3 × 10⁸ ms-1। ठीक है, व्हाट इज़ 1 लाइट ईयर इन मीटर्स। अब वो कह रहा है लाइट ईयर्स, 1 लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर है, यानी मुझे डिस्टेंस मालूम करना है, क्योंकि लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस। अब मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू VT। ठीक है, V मेरे पास ऊपर गिवन है 3 × 10⁸, तो V की जगह V की वैल्यू, उसके साथ टाइम मल्टीप्लाई है। बच्चों, टाइम कितना होगा? 1 ईयर। ठीक है, क्योंकि लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस, जो लाइट 1 साल में कवर करती है, तो टाइम 1 साल है। लेकिन टाइम का ऐसे यूनिट है ना, सेकंड है, तो हमने पहले यहाँ पर सेपरेटली 1 ईयर को ना सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 1 साल में बच्चों 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब आप क्या करें, कैलकुलेटर पकड़ें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कैलकुलेटर साथ रख लें और तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, चारों को। 365 × 24 यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं, × 60 × 60। ठीक है, सो आपके पास आंसर कितना निकलता है? 3153600। ठीक है, अब 1 साल में इतने बच्चों सेकंड्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर स्पीड की वैल्यू पुट करके जो टाइम है वो इतने सेकंड्स यूज़ करूँगा। 3153600 सेकंड्स पुट करूँ। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगा। सो मैं इसी आंसर को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 3, फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10⁸ के साथ, तो मेरे पास निकलता है 9.46। 2 को छोड़ दें बेशक, × 10⁻15। ठीक है, तो ये आंसर है 9.46 × 10⁻15। अब बच्चों, आपने लाइट ईयर निकाल लिया कि 1 लाइट ईयर में इतने मीटर्स होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का ऐसे यूनिट होता है मीटर। तो 1 लाइट ईयर में आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा ये डिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्टेंस। तो लाइट 1 साल में इतना डिस्टेंस कवर करती है। न्यूमेरिकल 1.2 राइट द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने आंसर लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है जी साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, नंबर 1, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। 1 साल में कितने सेकेंड्स हैं? तो बच्चों ये वाली वैल्यू लिख दो, 1 ईयर इक्वल्स टू 3153600 सेकेंड्स। लेकिन उसने आपको बोला ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में भी लेके जाना है। तो अब आप देखें, पॉइंट नहीं नज़र आ रहा किसी में भी, तो लास्ट पे यहाँ पर पॉइंट है। कलर चेंज करते हैं ताकि समझ आए ज़्यादा। यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 और 7। सो यहाँ पर 3.15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई मैंने 7 स्टेप लेफ्ट की तरफ मूव किए हैं, तो 10⁻+7। 1 ईयर इक्वल्स टू इतने सेकेंड्स, 3.15 × 10⁻7। ठीक है, और ये साइंटिफिक नोटेशन में आप ले गए हो। अच्छा, इसी न्यूमेरिकल 1.2 का एक ए पार्ट था, और बच्चों एक बी पार्ट भी है। बी पार्ट कहता है
हाउ मैनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड। देखें कितनी अलग बात है। पहले क्या था, हाउ मैनी सेकेंड्स, कितने सेकेंड हैं एक साल में। अब वो कहता है हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल हैं एक सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 इंटू 10 की पावर 7। सो 1 ईयर इक्वल्स टू 3.15 क्रॉस 10 की पावर 7 सेकेंड्स। अब आपने देखना है एक सेकंड में कितने साल होने हैं ना, तो ये इतने सेकंड्स हैं। मैं इस सारी वैल्यू को, अगर ये इधर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो रही ना, अगर उधर ले जाऊं तो डिवाइड हो जाएगी और पीछे बच जाएगा 1s यानी 1 सेकेंड। कुछ इस तरह से 1 इधर पहले मौजूद है ओवर 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ये मैं इधर से जब इधर लेके आया तो इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर जाके डिवाइड हो। अब इस साइड पे 1 के साथ क्या लिखा था बच्चों, ईयर लिखा था। ठीक है, इतना ईयर, तो पीछे बच गया, ये सारी उधर डिवाइड होगी, पीछे बच गया 1। जब सारी चली गई तो 1 सेकेंड आ गया। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे इसको ना डिवाइड करना है। सो पहले आप कैलकुलेटर पे सिंपल लिख लें 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ठीक है, इक्वल दबा दें। अब आपने क्या करना है, 1 डिवाइड बाय आंसर, तो आपके पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू। अब इसको दूसरी फॉर्म में लेके आएंगे तो बच्चों ये निकलती है 3.17। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 3.17 ओके मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। ठीक है, अब देखें एक सेकेंड इतने साल के बराबर है, और ये बहुत छोटी वैल्यू है। हमें पता है कि एक सेकेंड में ना होने के बराबर साल आएंगे ना, 10 की पावर -8। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ओके, न्यूमेरिकल 1.3 कह रहा है कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ आर रेक्टेंगुलर प्लेट। तो आप क्या करें, पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लेट बना लें। बच्चों दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर प्लेट। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये सारी की सारी इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ है, और इसकी विड्थ यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी विड्थ है। आप इसको उल्टा भी कर दें तब भी कोई इशू नहीं। आर मेजर टू बी 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.60 सेंटीमीटर। तो मैं लिख लेता हूँ, ये एक लेंथ है और एक विड्थ है। तो लेंथ की वैल्यू बच्चों 18.3 सेंटीमीटर गिवन है, और विड्थ यानी W की वैल्यू 14.60 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेट। आपने इस रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया मालूम करना है। उसके बाद एंड स्टेट द आंसर, और आंसर को बयान करना है टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी एक सिग्निफिकेंट फिगर्स की सही तादाद के साथ। देखिए एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल की बात हो रही है ना, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अच्छा, लेंथ कितना है 18.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है 14.60 या 60 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। सो वी हैव 18.3 मल्टीप्लाई 14.60, you got the answer 267.18। देखिए एरिया निकल रहा है राइट। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, तो बच्चों सेंटीमीटर का स्क्वायर कहलाएगा। अब उसने आपको कहा कि स्टेट द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। टोटल यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में कितने आ रहे हैं, 5। कैसे पता चला, 1 2 3 4 और 5। अब जब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर का वो रूल याद करो। आपने ओवरऑल वैल्यू को देखना है कि किस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस वैल्यू में 1 2 और 3 है, जबकि इसमें 1 2 3 और 4 हैं। तो मुझे कम वैल्यू को देखना है, यानी 3 देखने हैं। तो मैं क्या कहूँगा, एरिया ए इक्वल्स टू 267 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चूँकि आपको कहा गया ना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी देखना है, तो आपने इसको देखना है, फिर पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल 1.4 फाइंड द सम, यानी आपने प्लस करना होगा किसी ना किसी चीज़ को, ऑफ द मैसेज। वो सारी चीज़ें क्या हैं, मैसेज हैं, गिवन इन केजी। मैथ्स का यूनिट क्या होता है, केजी।
अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, यानी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ख्याल रखना है, उसको सही प्रिसीजन करके बताना है, ठीक है। अब ये 4 मैसेज हैं, 1, 2, 3 और 4। बच्चों इनको करना है मुझे सम, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर पकड़ता हूँ और इनको प्लस कर लेता हूँ। सो 3.197 पहली आपकी वैल्यू थी, प्लस 0.068 दूसरी वैल्यू है, प्लस 13.9 इज द थर्ड वैल्यू, नंबर 4 3.28। आप इनको प्लस करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो 20.445 होगा। सो मैं इनको जमा आपने लिख लेना है, ये वाली वैल्यू प्लस ये, मैं वो लिख नहीं रहा, डायरेक्टली कर रहा हूँ, 20.445। अब आप देखें, उसने बोला आपको प्रिसीजन ठीक, मतलब ठीक प्रिसीजन तक आंसर लिखना है। तो प्लस के केस में या माइनस के केस में हम क्या करते हैं, उस डिजिट को देख के या उस वैल्यू को देखकर चलते हैं जिसमें पॉइंट के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। यहाँ पर पॉइंट के बाद 1, 2 और 3 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1, 2 और 3 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 1 है, तो हम इस वैल्यू के साथ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 और 2 है। तो आपने भी पॉइंट के बाद 1 ही रखना है, क्योंकि ये रूल था। अब देखें, मुझे 20.4 कर लेना है इसको, ओके। अब क्या होगा, जब सारे यूनिट केजी में थे ना, मतलब उसने लिखा ना कि ये सारे मैसेज केजी में, तो बच्चों आंसर भी क्या आएगा, केजी आ जाएगा। तो आपके पास सम ऑफ ऑल दीज 4 मैसेज आर 20.4 kg। ओके, दिस वाज न्यूमेरिकल नंबर 1.4। नाउ वी मूव टू द न्यूमेरिकल नंबर 1.5। बच्चे इस न्यूमेरिकल पे आपने तवज्जो देनी है ये भी बहुत आसान, लेकिन जिस बात पे तवज्जो देनी है ना उस पर गौर से सुनना है आप। देखिए कह रहे हैं द डायामीटर एंड लेंथ, एक चीज़ है जी डायामीटर और एक है लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर। सिलेंडर बच्चों ऐसी शेप होती है जो साइडों से यूं लंबा हो और ऊपर से और नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो, ठीक है। जैसे हमारे घरों में जो सिलेंडर पड़ा होता है ना, वो भी वैसा ही तकरीबन होता है। तो इसका डायामीटर, बच्चों डायामीटर क्या होता है, अगर आप एक सर्कल लेते हैं ना, तो सर्कल के सेंटर से लेकर किनारे तक का फासला उसका रेडियस है। अगर आप दोनों तरफ सेम ही लाइन में रेडियस लेते हैं तो बच्चों ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक डायमीटर कहलाता है। मतलब डायमीटर इज़ द डबल ऑफ रेडियस, यानी मैं अगर जमा कर दूं आर और आर को, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 2r। 2r इज कॉल्ड डायामीटर, ठीक है। अब इस सिलेंडर का डायमीटर क्या होगा, देखें ये सेंटर मैंने ब्लैक पॉइंट बनाया, यहाँ से इस पॉइंट तक एक रेडियस था और यहाँ से इस पॉइंट तक दूसरा रेडियस है। तो बच्चों ये आपका मैंने रेड कलर से डायमीटर बनाया, ठीक है। अब इस डायमीटर की वैल्यू और ये लेंथ है बच्चों, लेंथ या हाइट ऑफ द सिलेंडर एक ही बात है, मतलब सिलेंडर की लेंथ और सिलेंडर की हाइट सेम होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट, यानी वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, ये बताए बगैर याद होनी चाहिए। आर 1.22 सेंटीमीटर, तो एक वैल्यू है 1.22 सेंटीमीटर और दूसरी वैल्यू तरतीब के साथ है 5.35 सेंटीमीटर। आगे लिखा है रिस्पेक्टिवली, यानी तरतीब के साथ। तो तरतीब क्या है, ऊपर दो लफ्ज़ हैं, पहले डायमीटर आ रहा है और लेंथ आ रहा है, तो पहली वाली वैल्यू डायमीटर की है, तरतीब यही बनती है ना, और दूसरी वाली वैल्यू बच्चों लेंथ की है। समझ आई? आगे देखें, लीस्ट काउंट मैं करता हूं आपको इसकी बात में। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, तो आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी V मालूम करना है, ठीक है। एंड अनसर्टेनिटी इन इट, यही बात ज़्यादा समझने वाली है, वॉल्यूम मालूम करना कोई मुश्किल नहीं। तो एक वॉल्यूम मालूम करना है और एक अनसर्टेनिटी भी मालूम करनी है, अनसर्टेनिटी भी आपको मालूम करनी। पहली बात, आपको डायमीटर और जो लेंथ दी गई है ना, उसके साथ ये लीस्ट काउंट प्लस माइनस में लिखें। क्यों लिखनी है, ये बार बार बात होती रही है कि लीस्ट काउंट इज़ द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और उसको रीडिंग के साथ लिखते हैं क्योंकि वही बताती है कि इतनी कमी बेशी आ सकती है। तो हमने ये पूरी डायमीटर की वैल्यू D की लिख ली और लेंथ की वैल्यू बच्चों L की लिख ली। अब आपने वॉल्यूम मालूम करना है। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, अंदर आपने नहीं पढ़ा,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। मतलब पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है 3.14, आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। रेडियस कितना होता है इस सेंटर पॉइंट से किनारे तक का, यानी डायमीटर का आधा, ठीक है। और h जो है हाइट, तो मैंने पहले बात की कि लेंथ और हाइट, ये हाइट है और यही लेंथ है, तो मैं इस l की जगह पे बच्चों h भी लिख सकता हूं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब देखें, पाई की वैल्यू मुझे जुबानी याद है 3.14 इनटू रेडियस। बच्चों रेडियस कैसे मालूम करना है, देखें डायामीटर इज द डबल ऑफ रेडियस, तो यहां से मैं अगर रेडियस इधर रखूंगा 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा डायामीटर के ऊपर, तो डायामीटर के ऊपर 2 डिवाइड करके आपका रेडियस आ जाता है। अब देखिए डायामीटर है 1.22, अनसर्टेनिटी की बात नहीं हो रही अभी, तो डायामीटर है 1.22, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, जवाब निकलेगा 0.61, ठीक है। एंड दिस इज योर रेडियस। अब आपने क्या करना है, पाई की वैल्यू के बाद रेडियस 0.61 पुट करना है, एंड नेक्स्ट रेडियस का स्क्वायर था तो इसको भी ऐसा लिख लिया, इनटू हाइट, हाइट और लेंथ सेम है विच इज द 5.35, तो मल्टीप्लाई 5.35, राइट। अब आप क्या करें, कैलकुलेटर का काम है सारा का सारा, आपने मल्टीप्लाई करना है। 0.61 का स्क्वायर था तो मेरे पास यूँ लिखी हुई वैल्यू है, मैं इसका पहले स्क्वायर कर लेता हूँ, पावर 2 कर लेता हूँ, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3.14 से एंड लास्ट में मल्टीप्लाई करूँगा 5.35 से, 5.35, तो बच्चों आंसर निकलता है 6.25, राइट। तो हमने आंसर में 6.25 लिख लेना है। और चूंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है आप कहेंगे मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट तो मीटर क्यूब होता है, लेकिन हम वैल्यूज को सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब बच्चों वॉल्यूम का ऐसे यूनिट सॉरी नहीं है, यहाँ पर यूनिट बनेगा, ठीक है। अब आप देखिए मुझे ना अनसर्टेनिटी भी मालूम करनी है। वॉल्यूम में वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम निकल आया, एंड कैलकुलेट वॉल्यूम एंड अनसर्टेनिटी इन इट, तो मुझे यहाँ पर अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। अब इसको पहले बॉक्स कर लें, ये वॉल्यूम की रीडिंग है, यहाँ पर लिखें कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी। अच्छा, अगर आपको वो टॉपिक याद हो असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी वाला, तो मैंने कहा था कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, जैसा कि यहाँ पर हो रही है रेडियस और हाइट, ठीक है, तो जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी अनसर्टेनिटी टोटल कैसे आती है, उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को प्लस करके, ऐड करके। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी मालूम करने जा रहा हूँ। सो मैं लिखता हूँ अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, कैसे आएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस प्लस, क्योंकि ऐड करना है ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन हाइट, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन हाइट। यही बताया होगा ना कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों, जैसा कि रेडियस और हाइट मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ऐसे केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को प्लस करते हैं। एक और बात, अगला ही रूल था, मतलब मल्टीप्लाई और डिवीजन के बाद वाला रूल था पावर फैक्टर। तो पावर में हमने पढ़ा था कि अगर पावर आ रही हो ना फॉर्मूले में, तो उस पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करना है। सो देखें, रेडियस के ऊपर पावर 2 आ रही है, तो आपने रेडियस की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेनी है ना, उसके साथ पावर 2 मल्टीप्लाई करनी है। मतलब यहाँ पर एट द सेम टाइम दो रूल अप्लाई होंगे, ठीक है। तो 2 लाजमी लिखना है आपने। अच्छा, अगली बात देखें, 2 जो है ऐसा चाहेगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस हो या बच्चों डायमीटर हो, इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि डायमीटर को ही 2 पे डिवाइड करके रेडियस आया ना, तो यहाँ पर जो है ना वो चेंज नहीं हो जानी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी सेम रहनी है। तो हम यहाँ पर रेडियस की बजाय बेटा क्या लिख सकते हैं, डायमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे आती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर रीडिंग मल्टीप्लाई 100।
तो देखें डायामीटर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब लीस्ट काउंट होती है 0.01 ओवर रीडिंग। बच्चे रीडिंग क्या है 1.22 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर आ जाएगी। प्लस का साइन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन हाइट। अब हाइट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी तरीका सेम है। हाइट या लेंथ की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01 ओवर उसकी रीडिंग 5.35 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। नेक्स्ट कैलकुलेटर के काम बचे हैं अभी। आपने क्या करना है, सबको ना जल्दी से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 को मल्टीप्लाई करो 0.01 के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। ये निकल आया, बिल्कुल 2 निकल आया। अब 2 को डिवाइड कर दें आप 1.22 के साथ। आंसर आपके पास क्या निकला परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहाँ पर लिख रहा हूँ 1.639%, राइट। दरमियान में प्लस का साइन था। अब इसको भी हम कर लेते हैं। देखें 100 मल्टीप्लाई 0.01 जस्ट 1 हो जाएगा, मतलब आपने कैलकुलेटर करना है, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो जस्ट 1 हो जाएगा 100 और 0.01 डिवाइडेड बाय 5.35। तो आंसर क्या निकलता है 0.1869%। ठीक है, अब आप क्या करें, दोनों परसेंटेज को जमा करते हैं। सो 1.639 प्लस 0.186 प्लस करेंगे तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1.8259%। ठीक है, ये आ गई परसेंटेज टोटल अनसर्टेनिटी। लेकिन एक वही वाली प्रॉब्लम दोबारा फेस करना पड़ेगी कि हम वॉल्यूम की जो रीडिंग निकाल चुके हैं ना, उसके साथ परसेंटेज की शक्ल में नहीं लिखते होते, हम लिखते हैं एब्सोल्यूट की शक्ल में। तो आप क्या करें, पहले इस परसेंटेज वाली वैल्यू को एब्सोल्यूट में चेंज करें। ठीक है, तो किसी के पीछे हम जो है ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें मैंने आपको जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला पढ़ाया कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वल्स टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। देखें अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम कितनी आई 1.8259। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिख लो 1.8259, ये परसेंटेज आ गई। इक्वल्स टू एब्सोल्यूट में तो बच्चों आपने जाना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, तो ये तो मेरे पास है ही नहीं वैल्यू। ठीक है, ओवर रीडिंग। अब चूंकि ओवरऑल मैं वॉल्यूम में निकाल रहा हूं तो वॉल्यूम की रीडिंग मैंने निकाली है 6.25 ओवर 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा। अब देखें एब्सोल्यूट को इस तरफ रख लो, बाकी सबको दूसरी तरफ। 6.25 इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1.88259 मल्टीप्लाई 6.25। सिमिलरली 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पीछे क्या बचा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब मैं क्या करूंगा, इन सब को सॉल्व करूंगा यूजिंग कैलकुलेटर। ओके 1.8259 मल्टीप्लाई 6.25 इक्वल डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों जवाब निकलता है 0.114। तो मैं 0.1 तक रख लेता हूँ, बाकी सबको इग्नोर कर लेता हूँ। ठीक है, सो 0.1 आ गई आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एंड यू नो उसको हम प्लस माइनस की शक्ल में लिखते हैं। नाउ द फाइनल फॉर्म ऑफ वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखें आप इस न्यूमेरिकल की तरतीब देखें कि वॉल्यूम इतना सा फाइंड हो गया, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी इतने ज़्यादा स्टेप्स के बाद निकल आएगी। 6.25 इसका बच्चों वॉल्यूम आ रहा था, 6.25 इसका वॉल्यूम आ रहा है, प्लस माइनस 0.1 उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है। ठीक है, नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.6 तक। ये 5 यहाँ पर हो चुके हैं।
ओके बेटा, मूव टू द न्यूमेरिकल 1.6। कहता है शो दैट, इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं, यस, शो दैट द एक्सप्रेशन vf² माइनस vi² इज इक्वल टू 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये आपने शो करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं पहले, vf² माइनस vi² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब मैंने चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो मैं डायमेंशन पुट करता हूँ। देखिए बच्चे, vf वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की डायमेंशन एज यू नो पिछले लेक्चर्स में बात हो चुकी है, lt-1 होती है। उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, वो नहीं भूलना, माइनस vi अगेन वेलोसिटी ही है तो lt-1 ही रहेगी। उसके ऊपर भी क्या है, vi के ऊपर भी स्क्वायर है, तो बच्चों पुट कर दिया, इक्वल्स टू, इस साइड पे 2 है बच्चों, 2 तो एक कांस्टेंट है ना, तो उसकी डायमेंशन कोई नहीं होती, तो साथ में बचा a की डायमेंशन एक्सेलरेशन lt-2 होती है। उसके बाद s इज अ डिस्टेंस और इसकी डायमेंशन होती है l। ठीक है, अगली बात, आप इन स्क्वायर को ओपन करें, l का स्क्वायर t-1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t-2, तो ये आ गई इस साइड की डायमेंशन, माइनस अगेन l का स्क्वायर t-1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t-2। ठीक है, इक्वल्स टू, इधर l और l क्या बच जाएगा, l का स्क्वायर बच जाएगा, t-2 बच जाएगा। अब आप देखें, l का स्क्वायर और t-2, l का स्क्वायर और t-2, ये वाली साइड प्लस की है, मतलब मैं कलर चेंज करता हूँ, इतनी वाली वैल्यू बच्चों ये प्लस की साइन है, शुरू में कुछ साइन नहीं मतलब प्लस है, और फिर माइनस वाली इतनी वैल्यू है, तो सेम कट नहीं जाते, जैसे कि x हो माइनस x हो, तो आप इन दोनों को काट के क्या लिखते हैं, 0। तो यहाँ पर अगर डायमेंशन काट देंगे, इस साइड पे 0 आ जाएगी और इस साइड पे ये डायमेंशन आ जाएगी, तो ये इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। क्या हमने आज तक पढ़ा कि इक्वेशन गलत है, नहीं, हम तो इसको अक्सर यूज़ करते रहेंगे। तो दरअसल एक रूल है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, जब हम माइनस करते हैं 2 क्वांटिटीज, 2 ऐसी क्वांटिटी को विद द सेम डायमेंशन, जिनकी डायमेंशन सेम होती है, द रिजल्टिंग डायमेंशन रिमेन्स द सेम, मतलब आप इसको माइनस करके भी यही डायमेंशन लिखेंगे। अब आप सोचोगे ये क्यों लिखेंगे, हम कट क्यों नहीं करेंगे, मैं इसकी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। आपके पास है ना vf² माइनस vi², चलो स्क्वायर को भूल जाओ, हमारे पास वैल्यू है बच्चों vf माइनस vi। vf आपके पास है जी 10 और vi भी 10 है। ठीक है, चलो मैं इसको पूरा लिखता हूँ ना, यूनिट भी 10ms-1 और vi भी 10ms-1 है। अब आप इसको कट करेंगे ना, तो आप इसको 0 लिखते हैं बच्चों, लिखना चाहिए 0ms-1, क्योंकि अगर 2 वेलोसिटीज़ या 2 स्पीड का डिफरेंस ले रहे हैं तो जवाब भी क्या आना है, स्पीड का ही आना है ना, तो 0ms-1। अब यहाँ पर क्यों नहीं काट दिया कि ms-1 और ms-1 कट जाएं, तो आंसर में कोई यूनिट ही ना बचे। तो वही तरीका है कि अगर 2 सेम यूनिट या 2 सेम डायमेंशन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हो ना, तो डायमेंशन को कटते नहीं है, काटते नहीं है, आप उसको एक बार लिख लेते हैं। सो मैं इसको भी l² t-1 को भी एक बार लिख लूँगा, l² t-2। अब इसकी साइड की ये डायमेंशन आ गई और इस साइड भी क्या थी, l² और t-2, दोनों साइड की डायमेंशन सेम हो गई, तो आप कहेंगे येस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.7 कहता है कि शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन विच इज द इज इक्वल टू mc² इज डायमेंशनली करेक्ट। अब आपने इस इक्वेशन का जो है ना वो बताना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। सेम प्रोसीजर, पहले एक बार इक्वेशन लिख लें, इज इक्वल टू mc²। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, पहले ना आपको राइट हैंड साइड mc² की डायमेंशन सॉल्व करवाता हूँ, फिर हम E यानी एनर्जी की डायमेंशन भी निकाल लेंगे। ठीक है, देखें, m मैस है और इसकी डायमेंशन कैपिटल M होनी है। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसकी डायमेंशन बच्चों क्या होनी है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है, lt-1 इसकी डायमेंशन है। अब आप देखिए c के ऊपर स्क्वायर भी है, तो c स्पीड ही है ना, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड इधर भी lt-1 और इधर भी lt सेम है। स्पीड के ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी आ गया। अगली बात, m l का स्क्वायर t⁻⁻1 मल्टीप्लाई टू t⁻⁻2। नाउ दिस इज ml² t-2
डायमेंशन निकल आई mc² की। अच्छा, एनर्जी की डायमेंशन ना थोड़ी सी समझिएगा। एनर्जी और वर्क बच्चों आपस में सेम होते हैं, एनर्जी भी वही होती है ना, एबिलिटी टू डू वर्क, तो दोनों के यूनिट भी सेम होते हैं। अब वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, राइट। फोर्स की डायमेंशन, या आगे मजीद चलो, फोर्स बराबर होती है ma के, और डिस्टेंस ऐसे ही आ रहा है। नेक्स्ट, मैस की डायमेंशन तो बच्चों क्या है, कैपिटल M है। ए की डायमेंशन एक्सेलरेशन की मैं मैस कैसे लिख लें, ए की डायमेंशन मैं LT-2 लिखता हूँ। देखिए स्पीड की डायमेंशन होती है LT-1, एक्सेलरेशन की होती है LT-2, मल्टीप्लाइड बाय s इज द डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है ना उसकी डायमेंशन L होती है। नेक्स्ट आप देखें, m जो है वो ऐसा जाएगा, L और L का स्क्वायर हो जाएगी, और t की पावर -2 हो जाएगा। सो क्या ये सेम नहीं है, ml² t-2, ml² t-2, तो पता चल गया कि एनर्जी की जो डायमेंशन है ना वही mc² की भी डायमेंशन है। सो हम लिखेंगे ml का स्क्वायर और t-2 मीन्स बोथ साइड्स आर इक्वल, सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, नाउ मूव टू द न्यूमेरिकल नंबर 1.8। अच्छा, ये आखिरी न्यूमेरिकल है आपके चैप्टर का, और ये थोड़ा सा लेंथी है, काइंडली इसको समझिएगा, इतना भी नहीं है, हमने इस तरह की ना एक एग्जांपल की हुई है। ओके, कहता है डिराइव अ फॉर्मूला, आपने एक फॉर्मूला निकालना है फॉर टाइम पीरियड। फॉर्मूला किसका होना चाहिए, टाइम पीरियड, तो मैं लिख लेता हूँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला मुझे मालूम करना है। ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम मैंने बना दिया जिसमें एक बॉब होता है जिसका मैस होता है और एक लेंथ होती है। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड t में डिपेंड। अब टाइम पीरियड जो डिपेंड करेगा तो हम ये प्रोपोर्शनल का साइन लिख लेंगे। किस पर, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यानी मैं पहले पेंडुलम समझा देता हूँ। ये उसमें एक रस्सी होती है जिसकी लेंथ है, उस बॉब उसका मैस m होता है, नीचे की तरफ बच्चों ग्रेविटी g लग रही होती है, और मान लो मैंने इसको इधर से उठा के इस पोजीशन पर ले आया, तो अब पुरानी पोजीशन और नई पोजीशन, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा उसको थीटा कहते हैं। ठीक है, तो यही 4 फैक्टर हैं। नंबर 1 लेंथ, तो मैं पहले लेंथ लिख देता हूँ। नंबर 2 मैस ऑफ द बॉब, तो बच्चों पहले दूसरी नंबर पे मैस लिख देता हूँ। नंबर 3 एंगल, यही वाला एंगल थीटा लिख देते हैं, और नंबर 4 एक्सेलरेशन यानी जी लिख देते हैं। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स हैं। अब आपने क्या करना है, सबको एक एक पावर देनी है, क्योंकि अभी नहीं पता इनकी पावर क्या है। एल की पावर ए, एम की बी, थीटा की सी, और ग्रेविटी की डी पावर आ गई। ओके, अब आप देखें यहाँ पर टी जो है इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करेंगे, और हमें पता है कि हम साथ में एक अदर कांस्टेंट लिखते होते हैं, राइट। अब कांस्टेंट के बाद वही सारी चीज़ें, एल ए, एम बी, थीटा सी, ग्रेविटी डी, यानी जी डी। ओके, अब मैंने डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करना है, तो मैं फार्मूले को पहले बॉक्स कर लूँ और फिर मैं डायमेंशन वाला तरीक़ेकार यानी डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करने लगूंगा। ठीक है, देखें जब ये इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी इस साइड और इसकी इस साइड आपस में बराबर होनी है। ये मेरे पास क्या है, टाइम पीरियड, और बेटा उसकी डायमेंशन भी क्या होनी है, टाइम है ना, तो टाइम की डायमेंशन भी कैपिटल टी ही होनी है। तो ये कंफ्यूज ही होना कि ये डायमेंशन है, मतलब ये वाला डायमेंशन है और ये वाला उसका सिंबल है। ठीक है, इज इक्वल टू, बच्चों क्या कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती है, आंसर इज नो। तो हम उसको, अब मैं डायमेंशनल एनालिसिस शुरू कर चुका हूँ ना, मैंने डायमेंशन के तौर पे लिखना शुरू कर दिया, तो मैं कांस्टेंट को इस एनालिसिस में इग्नोर कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद एल इज़ द लेंथ, तो बच्चों लेंथ की डायमेंशन तो एल ही होती है ना, तो मैं उसको यूं ब्रैकेट में डायमेंशन के तौर पे लिख के उसकी पावर भी ए रख देता हूँ। एम इज़ द मैस, और मैस की डायमेंशन कैपिटल एम होती है, और उसकी को मैं ब्रैकेट में बंद करके बी लिख देता हूँ। थीटा के ऊपर हम थोड़ी सी बहस करते हैं, रुको ज़रा, थीटा को हम छोड़ देते हैं यूं इस तरह से, और जी ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और बच्चों एक्सेलरेशन अभी पढ़ के आए हैं, उसकी डायमेंशन क्या होती है, LT-2 होती है। अब देखें जी की डायमेंशन बन जाएगी LT-2, और जी की पावर डी है,
तो इसकी पावर डी एस एच रहेगी। अब ये जो थीटा है ना, जिसमें मैंने कहा बात करते हैं, कहाँ से निकला है? आपने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। यानी अगर आपको इसकी नहीं समझ में, थोड़ा सा बता दूं, अगर मैं बच्चों एक सर्कल बनाऊं ना, सर्कल, इस सर्कल में सेंटर भी होगा, जाहिर सी बात है, ये उसका सेंट्रल पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक का फासला क्या होगा? रेडियस होगा, और एक रेडियस ये बना देता हूं। अब देखें, इन दोनों रेडियस के दरमियान ये जो है इतना डिस्टेंस, दिस इज अ आर्क, और इस आर्क का डिस्टेंस आप क्या बोलेंगे? एस बोलेंगे। तो ये आ गया एस, डिस्टेंस ऑफ द आर्क, ये आर आ गया, रेडियस ऑफ द सर्कल, और इन दोनों रेडियस के दरमियान जो यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा, दिस इज द थीटा। तो ये फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से मुझे थीटा की जरूरत थी, तो थीटा यहीं पर रख लें, आर उधर जाके एस के नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। देखें, एस जो है वो डिस्टेंस है, लेंथ है, उसकी डायमेंशन क्या होनी है? एल होनी है, और आर इज द रेडियस, और रेडियस भी एक डिस्टेंस होता है बच्चों, उसकी डायमेंशन भी क्या होनी है? एल होनी है। अब ऊपर नीचे डायमेंशन कट जाती है। पीछे एक न्यूमेरिकल पढ़ के आए हैं ना कि माइनस हो रही हो ना दो चीज़ें, तो उनकी डायमेंशन आपने काटनी नहीं है, उसको एक बार लिख देना है। लेकिन बच्चों डिवीजन में ऐसा कोई रूल नहीं है, आप इनकी डायमेंशन इजीली काट सकते हो। तो थीटा इज द डायमेंशन लेस, ठीक है, नो डायमेंशन। इस केस में उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो हम यहाँ पर थीटा की ब्रैकेट, आपने तो आपको पता लग गया ना, आपने तो सवाल में लिखना ही नहीं है, मैंने जानबूझ के लिखा, ठीक है। तो अब देखें, हम इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लेते हैं। देखना जरा, एल की पावर इस साइड पर ए है, इस साइड पर ए है ना, इस साइड पर बच्चों एल की पावर कितनी है? आप कहेंगे एल की पावर जो है ना वो मतलब एल ही नहीं है, तो पावर क्या होना है? तो सिंपल सी बात है, इस साइड पर एल की पावर 0 है। क्यों? क्योंकि जब किसी की पावर 0 होती है, कोई भी चीज़ है, वो आ जाता है 1 के इक्वल। तो यहाँ पर 1 हम लिख सकते हैं ना कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर एल की पावर ए बराबर होनी है इधर एल की पावर 0 के। समझ आई? अब आपको ए की वैल्यू मिल चुकी है, तो आप इसको बॉक्स कर दें। सिमिलरली इधर m की पावर कितनी है? b है, तो मैंने पावर्स को कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो m की पावर यहाँ पर b है, तो b किसके बराबर आना है? इधर m की पावर कितनी है बच्चों? m ही नहीं है, m नहीं है, इसका मतलब है m की पावर 0 है, क्योंकि m किसी पावर 0 हो तो 1 होता है, तो यहाँ पर 1 तो है ना, 1 जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो। सो यहाँ पर b की पावर भी, वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो b भी 0 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो है ही कोई नहीं। अब देखें, L जो है, ओहो बच्चों मिस्टेक हो गई है, रुकें ज़रा, पहले आप इनको इकट्ठा कर लें, मतलब मैं अभी वेट करें ज़रा। ये L है, L की पावर A, इसको एस एच लिखें, इधर M की पावर B एस एच लिखें, ठीक है, और इसको खोलें पहले। इधर L की पावर D है, इधर L की पावर क्या है? D है, और t की पावर -2 और मल्टीप्लाई d, तो क्या हो जाएगा? t की पावर -2d हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, एल ए, मैंने इस तरफ गया नहीं ना, मैंने तवज्जो नहीं दी। एल ए और इधर एल डी, एल और एल सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो मैं कहूँगा एल इज इक्वल टू, एल की पावर सॉरी a प्लस डी है दरअसल, तो एल की पावर ये है। m की पावर क्या है बच्चों? b है, और t की पावर कितनी है? -2d है। अब आपने इतना सा काम करना है, l इज इक्वल, एल इस साइड पे पावर है a प्लस डी, तो इसको सिंपली a प्लस डी कर लें, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ a को कंसिडर करके किया ना, उस साइड पे तो l 0 ही है, उसमें कोई शक नहीं। तो l इज इक्वल टू, l की पावर a प्लस डी इज इक्वल टू 0, और जो m की पावर b वो तो फाइनल में भी है, तो b उस साइड पे 0 हो गया। अब देखें, t की पावर इधर -2d है, -2d, और इधर t है, मतलब उसकी पावर 1 है, तो बच्चे ये आ गया -2d इक्वल्स टू 1। अब आपने यहाँ से d निकाल लेना है। d कैसे अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना इसको बॉक्स करके आगे चलता हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, हम किसी के पीछे यूज़ कर लेते हैं। हाँ जी, चलो इस पेज को यूज़ करते हैं बैक साइड से। देखें, आपके पास है a प्लस डी
इक्वल्स टू 0, यहाँ पर आ गया, b इज इक्वल टू 0 और 1 इज इक्वल टू -2d, 1 इज इक्वल टू -2d। अब देखना ज़रा, मैंने a, b और c की वैल्यू निकाल ली। बच्चों b तो सिंपली पहले ही निकला हुआ है ना, इसमें कोई अभी ज़रूरत नहीं है। d निकाल लो, d के साथ -2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 1/-2 इक्वल्स टू d, यानी आप लिख लें d इक्वल्स टू -1/2। तो b भी निकल आया 0, d भी निकल आया, -1/2 निकल आया। अब a प्लस d इक्वल टू 0 था, तो a जो है ऐसा रहेगा क्योंकि अभी तो a निकला ही नहीं है, प्लस बच्चों d क्या है, d तो -1/2 है, सो -1/2 इक्वल्स टू 0। अब देखें -1/2 इधर माइनस का है बच्चों, जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सो a विल बी इक्वल टू 1/2 और ये अब प्लस का है। ठीक है, अब आपके पास निकल आया a और b और d। ठीक है, मैं चलता हूँ दोबारा। हमारे पास t का जो फॉर्मूला था ना, क्योंकि उसने बोला था डिराइव अ फार्मूला, मुझे फार्मूला निकाल के देना है, तो डिराइव अ फार्मूला फॉर टाइम पीरियड, तो मैं इसको लिख देता हूँ t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखें LA MB थीटा C और GD, तो LA MB थीटा C GD, ऐसे ही है ना। अब वैल्यूज पुट कर दें, t इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट L की बच्चों पावर a है और a की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 1/2, सो a की वैल्यू आती है 1/2 आती है। m उसके बाद है और पावर उसकी b है और b बराबर है 0 के, सो m आ गया 0। अच्छा, थीटा के ऊपर c है बच्चों, ये तो कुछ मतलब यहाँ पर जो है ना थीटा c निकला ही नहीं है, तो वही वाली बात कि थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, हमने इसको इग्नोर कर देना है, c को 0 ही मान के चलें। जब 0 हो जाएगा तो ये यहाँ पर भी आप इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद GD, G की जो पावर है वो D है और बच्चों D आपके पास -1/2 है। नेक्स्ट देखें, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, L 1/2, अभी रुकें ज़रा, M की पावर 0, जिसकी पावर 0 वो 1 हो जाता है और 1 मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं करेगा, ये भी 0 मतलब पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे, और 1 जिसे मल्टीप्लाई होता है वो कुछ नहीं करता। पीछे बच गया G -1/2। अब देखें T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट L की पावर 1/2, G -1/2 नीचे जाके G +1/2 हो जाएगा। अब अगर पावर 1/2 हो तो हम उसकी जगह पे अंडर रूट लिख सकते हैं, सो T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, L के ऊपर भी अंडर रूट आएगा और G के ऊपर भी, तो क्यों ना इसके होल के ऊपर ही हम अंडर रूट रख लें। नाउ दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों ये जो कांस्टेंट है ना, डायमेंशनल एनालिसिस इसकी कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये कांस्टेंट बाद में हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला और वो 2 पाई आया, मतलब बाद में एक्सपेरिमेंट से जब वैल्यू निकाली ना, डायमेंशन नहीं बताएगी आपको, वो 2 पाई आया, तो कांस्टेंट की वैल्यू बाद में 2 पाई मिल गई और L/G आपने डायमेंशन से निकाल लिया। तो बच्चों ये आपके पास T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G टाइम पीरियड आ गया सिंपल पेंडुलम का। ये थे आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल। आई होप आपने इसको समझा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।